अभी आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन विजिबल हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम एक थॉरली सेशन कर लेते हैं जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को सबसे ऑलरेडी पता होगा, बहुत सौ को। ठीक है, बाकी जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं डीपली बता सकूं उतना मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक जो कोई भी एक सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट ले लेंगे। जो जावा प्रोजेक्ट हम उसी के ऊपर काम करेंगे, उसी के ऊपर फर्दर वर्किंग करेंगे और जितनी भी हमारे पास चीज़ें बन रही होंगी सारी की सारी बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है। मेरे बारे में सब लोग तो जानते हो। तो बाकी ये है कि स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है चला गया। तो अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जावा अपने पास सिंपल इंस्टॉल कर लेनी है, जिसमें हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। जावा एफएक्स का बना लेते हैं, जावा विद आर्ट का बना लेते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंसेस हम फर्दर क्लियर करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि सबसे पहला प्रोजेक्ट है तो हम सबसे पहले फोकस ये करेंगे कि हम जावा की कौन सी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो हम एक जावा की सिंपल सी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जो स्विंग बेस्ड है। ठीक है, स्विंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जो फर्दर आपके साथ कुछ मैं स्लाइड्स शेयर कर लूँगा। स्लाइड शेयर करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आप लोग उनको स्लाइड्स को एक बार देख लो। उन स्लाइड्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी ऑल दो आप यूनिवर्सिटी से ले चुके होंगे, जिसमें आपको फर्दर इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्टली आपके कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो आपको उनमें कहीं ना कहीं गो थ्रू करने में, कहीं ना कहीं स्लाइड में यूनिटी के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको ज़रूरत पड़ रही होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जावा प्रोग्रामिंग है क्या। बेसिकली जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो आपके पास मैं एक बार पूरे की पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर अ कंप्लीट स्क्रीन। ओके, चलें, अभी आपके पास एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पे अवेलेबल है। ठीक है, इस जो आपकी आ जाओ यार, अनुमान कितना रह गया भाई। ले ले भाई लैपटॉप, प्रीव्यू देख लेते हैं उसको। आप भी इधर ही आ रहे हो, अपना माइक बंद रखिएगा काइंडली। माइक बंद ही। अच्छा, काइंडली गिव अस परमिशन टू रिकॉर्ड दिस सेशन। अच्छा अरसलान, इसमें हु कैन हु कैन सी योर मैसेज। अच्छा उस्मान, इसमें ना रिकॉर्डिंग की परमिशन सबको दी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई परमिशन ऐसी है जो नहीं अवेलेबल। अगर नहीं है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को, तो आपको अरसलान ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक स्क्रीन विजिबल हो रही होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो इसमें अगर हम बात करें जावा की, तो हिस्ट्री जावा की काफ़ी अच्छी है। तो इसके अंदर अगर हम जावा की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। माइक ओपन है? अच्छा यार, एक बार मैसेज करके कंफर्म कर देना सबको, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी?
आपको आवाज आ रही थी महबूब? किसी को भी नहीं आ रही? हाँ ओके जी आ रही है। अच्छा हंजला भी कह रहा है आ रही है और बाकी भी कह रहे हैं आ रही है। अच्छा इसमें सबसे पहले जावा की अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हम तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर हम अपनी कॉमन एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारी कॉमन लैंग्वेज में क्या है, अगर हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू के अंदर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, अलिफ बे पे थे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास ABCD होते हैं, ठीक है। और इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या किसी भी एक नेचुरल जो हमारी लैंग्वेज है जिस पे हम बेसिकली बिल्कुल एक ह्यूमंस आर आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी, जिसके अंदर हमें क्या है कि हम अगर कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम उसे सुन रहे होते हैं, हमारा ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, आपके पास कुछ रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं ग्रामर के कि अगर आपने फ्यूचर टेंस बोलना है तो आपने उसको किस सेंस में बोलना है, अगर पास्ट टेंस बोलना है तो आपने किस सेंस में बोलना है, आप नेमिंग कन्वेंशन कैसे रख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट का हर नाउन का एक नेम है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज किसी जगह पे हम ऑर्डर कर रहे होते हैं, किसी से हम कुछ ले रहे होते हैं, किसी को हम कुछ दे रहे होते हैं, तो एक के पे चल रहे होते हैं सेम एज लाइक हमारे पास जो आ रहे होते हैं ऑप्शंस उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होता है। शायद कोई बात कर रहा है। तो ये जो सामान जो है ना नेटवर्क का जो आज मैंने अच्छा वेरीफाई तो करवाया वो मैं इनको आज ना मैंने इसीलिए यही अब मैं कर रही हूँ जो इस तरह का स्टॉक आ रहा है ना। तो हमारे पास बाकी इसी तरह इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जावा के अंदर हम जब बात करते हैं तो जावा की अप्रोचेस में अगर हम बात करें तो जावा भी बिल्कुल एक सेम एज इट इज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ मैकेनिज्म होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि हम यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और यूजर को आउटपुट कैसे देंगे। इसके लिए जो जावा बिल्कुल बेस कर रहा है, 100% बेस कर रहा है, वो ऊप के कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा है। ये स्लाइड्स हैं कुछ, ये मैं आपके साथ ऊप के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर शेयर कर दूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है क्या, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका इंट्रक्शन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर उसमें क्लासेस होती हैं, उसमें डाटा एब्स्ट्रक्शन होती है, इनकैप्सुलेशन होती है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डायनामिक बाइंडिंग होती है और मैसेज पासिंग होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लास क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बिल्कुल एक ऐसा क्लास जो होती है वो बिल्कुल आपका टेम्पलेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ आपके मेथड्स लिखे होते हैं, कुछ प्रोग्राम्ड चीजें लिखी गई होती हैं जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लेट्स सपोज जो एक क्लास होती है, क्लास कॉम्बिनेशन होती है दो हिस्सों का, ठीक है। इसमें एक तो होते हैं डाटा मेंबर्स, ठीक है, दूसरे आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है। डाटा मेंबर्स आपके वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारा कोई भी वेरिएबल जिसमें हमारी कुछ वैल्यू स्टोर हो रही है, कोई स्ट्रिंग है, कोई इंटीजर है, वो हमारा क्या होगा क्लास के अंदर, हमारा एक डाटा मेंबर होगा। और मेथड एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम स्मॉल एक होता है जो क्या होता है एक क्लास के अंदर लिखा गया होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो हमारे डाटे को प्रोसीड करता है और उसके ऊपर कोई भी फर्दर वर्किंग करता है। तो ये हम बेसिकली आज जो हम फोकस करेंगे वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और हमारी क्लासेस क्या हैं। बाकी आप एक बार इस प्रेजेंटेशन को पढ़ लीजिएगा तो आपको उसकी चीजें पता चलने शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को पढ़ोगे तो इसने जो डाटा मेंबर्स हैं उनको एज ए प्रॉपर्टीज मेंशन किया है, ठीक है, और जो हमारे मेथड्स हैं उनको मेथड्स में ही किया है। तो लेट्स सी हम एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपने नेटबीन्स ओपन करना है, नेटबीन्स ओपन करके आपने उसमें जावा विद आंट पे जाना है और आंट पे जाने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। अभी ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नेम आपने क्या रखना है। जब हम प्रोजेक्ट के नेम पे आते हैं तो आपके साथ मैं एक नेमिंग कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी शेयर कर लूंगा कि जावा में नेमिंग कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जावा के अंदर आपका प्रोजेक्ट का जो नेम होता है वो रेलेवेंट टू योर प्रोजेक्ट होता है या टास्क होता है। लेट्स सपोज हम कोई टास्क परफॉर्म करवाने लगे हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम होगा वो उस टास्क के रिलेटेड होगा, अनरेलेवेंट नहीं होगा। जिस तरह हम ये नहीं लिखेंगे टेस्ट 102 जावा एप्लीकेशन 001, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन जिस काम के पर्पस के लिए यूज हो रही होगी वो हम उसका नाम रख देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो
अब जैसे ही हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है तो उसने हम मुझसे पूछा कि मेन क्लास क्या मैं बना दूं। मेन क्लास का पर्पस क्या है? मेन क्लास जो होती है, मेन क्लास हमारी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जिस तरह किसी भी गाड़ी में कोई इंजन का काम करता है। वो इंजन किसी एक चाबी के साथ एसोसिएट हुआ होता है, जब तक उस चाबी को हम टर्न ऑन नहीं करते तब तक क्या नहीं होता, आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। क्लास हमारी जो मेन क्लास होती है, मेन क्लास बेसिकली आपके आईडीज खुद भी बिल्ड कर देते हैं, आपको खुद लिखी भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें इसकी नेमिंग कन्वेंशन को हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ, यानी ना उसको रीनेम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो मेथड का नाम एक बार रख देता है आपका नेटबीन्स, या आप खुद रख देते हो, या जेवीएम के अंदर जो रखा गया होता है वो मेन स्मॉल के साथ होता है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहीं पे आके एंड होता है, ठीक है, जो आपका मेन मेथड होता है। इसी में एक हर एक चीज जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो इसमें मैंने एक फिनिश किया। अभी क्या हुआ है, उसने एक हमारे पास प्रोजेक्ट क्लास इंट्रोडक्शन के नाम क्या प्रोजेक्ट बना के दिया है। प्रोजेक्ट के एक पैकेज डिफाइन कर दिया जो स्मॉल नेम के साथ हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और एक जावा की क्लास हमारे पास अवेलेबल करवा दी है ऑब्जेक्ट क्लास इंट्रोडक्शन के नाम पे, जिसका नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पैकेज पैकेज का पर्पस क्या है? पैकेज का पर्पस हमारे पास जो है, अगर हम इसकी आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी पे जाओगे जहाँ पे ये बना है, ये लाइन कहाँ से है, तो ये खत्म नहीं हो सकती यहाँ से। थैंक यू। अच्छा, तो इसमें हमारे पास नेटबीन्स है। नेटबीन्स में हमने अभी एक प्रोजेक्ट क्लास इंट्रोडक्शन का बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है। इसके सोर्स में गए तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्लास इंट्रोडक्शन के नाम का फिजिकल फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर फिजिकल एक क्लास पड़ी हुई है। ये बिल्कुल सेम वही पाथ हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर यहाँ पर मैं जाऊं और जाके न्यू में लिखूं और मैं यहाँ पर कहूँ कि न्यू क्लास और न्यू क्लास के नाम पे मैंने एक नया मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एक नया पैकेज बनाया। अगर मैं अपने यहाँ पे फोल्डर में जाऊंगा तो न्यू की क्लास के नाम का एक नया फोल्डर हमारे पास आ जाएगा। तो हम आपके नेटबीन्स में या कोड के अंदर जो क्लास आपके जो कोड जहां पर पड़ा हुआ है वो उसी के साथ एसोसिएट हो रहा था, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, पैकेज की समझ आ गई है। पैकेज क्या है? ये बता रहा है कि सोर्स के फोल्डर के अंदर जहां से आपका प्रोग्राम रन होगा, आगे आपके जावा के कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा सोर्स पड़ा होगा, कहाँ से किस सोर्स को कंपाइल करना है। फिजिकली पाथ को मैनेज करने के लिए आप पैकेज यूज करते हो, और आपके जितने भी एक्सेसर्स हैं, एक्सेसर मतलब कि आपकी क्लास पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, उसकी जितनी भी कंट्रोलिंग है वो सारी की सारी आपकी इस पैकेज बेस्ड होती है, ठीक है। उसी की बेसिस के ऊपर आपके प्रोटेक्टेड जो आपका मेथड है, नोटेशन है, वो चल रही होती है और सारी वर्किंग फर्दर चल रही होती है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमारे पास उसने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर दी है। पब्लिक क्लास डिक्लेयर करने के साथ साथ उसने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और उसके बाद आर्गुमेंट्स, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो पब्लिक का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को या इस मेथड को या इस वेरिएबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास जो एक 3 टाइप के एक्सेस होते हैं। सबसे पहले पब्लिक, इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो इस जार फाइल को या हमारे सोर्स को यूज कर रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट को या इस मेथड के अंदर लिखे हुए किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जिसके साथ हमने पब्लिक मेंशन किया। दूसरा हमारा होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर एक ऐसा कीवर्ड है, अगर इस मेथड के साथ मैं प्रोटेक्टर लिख दूंगा तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इस ये जो पैकेज है, जो फिजिकल फोल्डर है हमारा, उसके अंदर जितनी भी अवेलेबल क्लासेस हैं सिर्फ उनसे एक्सेस हो सकता है, उससे बाहर कोई बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें प्राइवेट मेंशन कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी क्लास वो इस पैकेज के अंदर या इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, लेकिन वो मेथड इस क्लास स्पेसिफिक इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कॉल नहीं हो सकता।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि ये तीनों के तीनों फंडामेंटल्स जो हैं ये काम कैसे कर रहे होते हैं। तो उसकी सबसे बेसिक एग्जांपल जो है, हम सबसे पहले तो इस क्लास को डिलीट कर देना, पैकेज को डिलीट कर। अच्छा, तो अभी हम अगर बात करें हमारे मेन मेथड की, अगर हम ये मेन मेथड नहीं लिखते तो क्या होता है। हम रीबिल्ड किया इस प्रोजेक्ट को और हमने इसको रन कर दिया, वो हमें कह रहा है कि भाई आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके सोर्स के अंदर कोई भी ऐसी क्लास या कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल ही नहीं है जिसको मैं रन करूं और आपका प्रोजेक्ट रन हो। ठीक है, तो इसको एक क्लास चाहिए जो हम इसको मेन मेथड के साथ देंगे। अभी हम गए, हमने जाके पब्लिक डिक्लेयर किया है। पब्लिक क्यों? जो मेन क्लास है इसके साथ हम प्रोटेक्टर या प्राइवेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक का पर्पस ये है कि आपका जो सिस्टम के अंदर जेवीएम मशीन है, जेवीएम मशीन ने इस मेथड को एक्सेस करना होता है। अगर हम इसके साथ प्रोटेक्टर या प्राइवेट लगाएंगे तो जेवीएम मशीन इटसेल्फ इसको एक्सेस नहीं कर सकती मेन क्लास को। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का या इस हमारी जो मेथड है मेन मेथड का पब्लिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड जिस तरह आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा कि हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन और प्रोसीजर में आप सबको फर्क तो पता ही है। फंक्शन एक ऐसा मेथड होता है जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। प्रोसीजर ऐसा एक मेथड होता है जो कभी भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि मेन मेथड ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती जेवीएम मशीन को, तो इसलिए हम इसके साथ वाइड लिखते हैं। ठीक, मेन मेथड जो है वो हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज, हम वैसे ही लिखते हैं। मेन हम ऐसे ही लिखेंगे और मेन लिखने के बाद हम स्टेट स्ट्रिंग लिखी, आर्गुमेंट्स हैं। ये आपका जो जेवीएम है ये पैरामीटर्स को खुद ही कमांड लाइन को पास करता है कि इन केस प्रोग्राम को रन करते हुए आप कोई भी पैरामीटर प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में पास करते हो। यहाँ पे मैं रन पे जाता हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं कोई भी आर्गुमेंट्स पास करूंगा तो वो इन आर्गुमेंट्स के थ्रू मेरे प्रोग्राम में आएगा। यानी कि प्रोग्राम को चलते हुए, जिस तरह आप देखते हो कि आप सीएमडी यूज करते हो तो बास कमांड्स को देते हो, आप हाइफन दे के कोई भी कमांड देते हो, तो प्रोग्राम को चलते हुए कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही एग्जांपल है कि जब आपका सॉफ्टवेयर रन होगा तो उसको जो इनिशियल पैरामीटर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए हम ये पैरामीटर्स देते हैं। मोस्टली लोग इसको जावा हीप साइज सेट करने के लिए यूज करते हैं, आपकी कैशे मैनेज करने के लिए यूज करते हैं कि आपकी हीप साइज कितना होगा। वो हम फर्दर देखेंगे कि हीप साइज होता क्या है। अच्छा, तो इसमें अब हमने इस कोड के अंदर अभी एक मिस्टेक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि वो इसमें क्या मिस्टेक है। तो अभी हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया है जो मेन के साथ है और वाइड के साथ मैच किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि अभी भी आप इसको रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखा। स्टैटिक का पर्पस क्या है? अच्छा, अभी हमने तीन कॉन्सेप्ट देखे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक हमारा क्या है, प्रोटेक्टर क्या है, प्राइवेट क्या है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा प्रोसीजर क्या है और फंक्शन क्या है। प्रोसीजर के लिए हम वाइड यूज करते हैं जावा के अंदर। फंक्शन अगर लिखना हो तो जो डाटा टाइप मुझे इस मेथड से चाहिए वो मैं यहाँ मेंशन करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर वाइड की जगह स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा कि ये जो मेथड है ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। अगर मैंने इससे कोई भी रिटर्न नहीं लेनी तो मैं वाइड मेंशन कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने मेन मेथड से कुछ भी नहीं लेना। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या फर्क है? स्टैटिक ऐसे वेरिएबल है जो किसी भी क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं और उनको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम कॉल करवा सकते हैं। यानी कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट किए बगैर इस क्लास को किसी भी कोड के अंदर कहीं पे भी मैं बजाय कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इटसेल्फ रखवा कर उसको यूज करूं, तो हम उसे क्या करवा सकते हैं, इजहार बैठ सकते हैं। अच्छा, हम उसको एज ए स्टैटिक मेथड ले लेते हैं और उसको हम यूज करवा लेते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसकी हम डीपली एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी हम सबसे पहले हम एक एग्जांपल पे जाते हैं। उस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि हमने एक हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, हेलो वर्ड के अंदर आपके पास एक मेथड पड़ा होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो।
अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे क्या एक मैसेज शो करवा देगा कि हमने एक आउटपुट दी है और एक हमारा पास एक आउटपुट आ गई है सिस्टम की। अच्छा, तो अभी हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि हम मेथड कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनमें वैल्यूज कैसे स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग, यूजर नेम, और यहाँ पर हमने यूजर नेम मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या कह रहा है कि आपने जो वो कह रहा है कि आपने जो जो स्टैटिक मेथड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो स्टैटिक के लिए, तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह ये अभी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, तो मैंने इस वेरिएबल को यूज करने के लिए कि उसे यूज करने के लिए मैंने हमने उसको स्टैटिक बनाया। अगर मैंने इसको स्टैटिक ना बनाना होता तो मैं क्या करता? अच्छा, दूसरी ये कि जितने भी आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो पूरी क्लास के अंदर एक ही रहती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की बेस पे काम नहीं कर रहे होते, तो उनकी वैल्यू हमेशा एक रहती है, ठीक है। वो हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू एक कैसे रहती है, ठीक है। अगर इसी वेरिएबल को मैंने एक्सेस करवाना होता तो मेरे पास दूसरा मेथड ये था कि मैं यहाँ पर जाके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता। मैं इसे कह देता ओसी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर जाकर मैं ओसी डॉट यूजर नेम लेता, ठीक है। और जब यहाँ पर गेट करवाता है इसकी वैल्यू, तो वो भी मैं ऐसे मेथड, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एग्जीक्यूशन इस क्लास की बिल्कुल डिफरेंट वो कॉल करवाया। अभी मैंने करवाया तो वो मुझे उसने कॉल करवा के दिया। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट में हम इसको किसी भी क्लास को यानी कि उसके पैरामीटर्स को पास किया जा सकता है। अच्छा, इसमें आपकी नेटबीन्स में एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर गेटर सेटर बना सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपने जाना है ठीक है। हमने इसके गेटर और सेटर जनरेट करते हैं, फैक्टर पर क्लिक किया। अब उसने क्या किया, अब इसने इसके गेटर और सेटर क्रिएट कर, गेटर और कहीं पे भी यूज कर सकते। गेटर और सेटर बनाने का फायदा क्या है? गेटर और सेटर बनाने का बेनिफिट ये है कि अभी हमने एक वेरिएबल लिया था यूजर नेम का, ठीक है। एक वेरिएबल हमारे पास था, इसका कोई गेटर सेटर नहीं था, हम खुद ही इसको सेट करवाते थे, खुद ही गेट करवाते थे। इट मीन्स कि कोई भी मेथड किसी तरह का इनवैलिड डाटा इसको भेज सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो कब उसको अपडेट कर दे, क्या उसे उसको अपडेट कर दे, किसी तरह भी अपडेट कर दे, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गेटर या सेटर यूज करते हैं तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर मैं कोई भी वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि इफ मेरे सिस्टम का टाइम ये है तो आप इसको रोक दो, अगर मेरे इस जो रिक्वेस्ट करने वाला मेथड है वो ये है तो फिर रोक दो इसको, अगर ये कंडीशंस फॉल हो रही हैं तो इसको यूजर नेम रिटर्न करना है, ये है तो ये रिटर्न करो। लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस हो रहा है तो हम किसी जगह पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर ये वैल्यू है तो इसको ये रिप्लेस कर दो, अगर ये है तो ये रिप्लेस कर दो। सेकंड थिंग जो मेजर है, वो मेजर चीज ये है कि बाज दफा ये होता है कि आपका नेमिंग कन्वेंशन किसी जगह कन्फ्लिक्ट कर जाती है, आपको किसी भी जरूरत की बेस पे इसी वेरिएबल के साथ कोई चीज कंकैटिनेट करवानी पड़ जाती है, ठीक है। अब इस वेरिएबल के नेम के साथ लेट्स सपोज हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप ये करें कि ये जो वेरिएबल नेम है इसी वेरिएबल के नाम के साथ आप एक कोई भी चीज लेट्स सपोज आप इसके पहले नाम से पहले एक स्लैश अपडेट करवा दें। तो मैं क्या करूंगा, पहला तरीका क्या है, अगर तो मैंने वेरिएबल डायरेक्ट लिया था
तो क्या करवाना पड़ेगा, जहां जहां पर मैंने वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस किया हुआ है वहां वहां पर जाकर मैं कंकैटिनेट खुद करवाऊंगा अपने कोड के अंदर फाइंड करवा करवा कर। और अगर मैंने गेटर सेटर यूज किए हुए हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा रिटर्न के फंक्शन पे, प्लस लिखूंगा और मैं यहाँ पर इसको यूज कर लूंगा। जहां जहां पर अब मेरा मेथड यूज हो रहा है गेट वैल्यू करने के लिए, वहां वहां पर खुद ब खुद मेरा स्लैश साइन यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे वो गेटर सेटर यूज करने का ये बेनिफिट्स हैं। गेटर सेटर सिस्टम आपको खुद ही जनरेट करके दे देता है। अगर आप मैनुअल कोडिंग कर रहे हो तो आपको वो खुद लिखने पड़ते हैं। चलिए अब हम फर्दर जो सबसे पहली एक यानी कि ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट था हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उस क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब इस क्लास का नाम हमने जो स्टूडेंट रखा है, तो पर्पस स्टूडेंट क्लास ही, यानी कि जो हमारा मेथड है क्लास है वो क्या है, क्लास जो है वो उसका नाम जो है वो मस्ट बी अ नाउन होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा नाम ना हो जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, ठीक है। नाउन मीन्स क्या है कि जिस तरह स्टूडेंट है, कार है, बस है, यानी कि कोई भी ऐसा नाम जो आपके प्रोजेक्ट के रेलेवेंट है। लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है, तो उसकी क्लासेस के नाम आप क्या रख रहे होगे, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि आप सर्च करो तो आपको पता हो ये डिपार्टमेंट की क्लास है, इसके अंदर डिपार्टमेंट के रेलेवेंट डाटा पड़ा है, ये स्टूडेंट है तो उसमें स्टूडेंट के रेलेवेंट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ना कि कोई भी हम ऐसे नाम रख दें ए बी सी डी, कुछ भी मोस्टली लोग रख देते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा, तो फिर ये नहीं जाएगा। अच्छा, हंसला इस डाटा टाइप है स्पेसिफिक, हंसला डाटा टाइप पे हम थोड़ी देर तक बात करते हैं, तो उस पर हम देख लेते हैं। अच्छा, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हम अब मेथड्स के रिलेटेड, तो मेथड्स में अभी हमने एक नई क्लास बनाई है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट क्लास की अगर अब हम सेग्रीगेशन करते हैं कि प्रॉपर्टीज किसी भी क्लास की, अच्छा, क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्लास के जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं। एक जो स्टूडेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट आईडी उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, इसको हम एज ए इंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में हम ले सकते हैं स्टूडेंट नेम, ले सकते हैं स्टूडेंट क्लास नेम, ले सकते हैं तो उसकी क्लास का नेम क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आधा स्टैटिक मेथड भी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने स्टैटिक मेथड लिया यहाँ पर, स्कूल नेम, ठीक है। स्कूल नेम बिल्कुल एक मेरा स्टैटिक मेथड है। अभी हम देख लेंगे कि स्टैटिक मेथड में और उसमें क्या फर्क होता है। जी कामरान, टेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, तो स्टैटिक स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और इसमें अगर हम अभी हमारे पास ये जो दो मेथड हैं ये नॉन स्टैटिक है। ये वाला मेथड क्या है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके वही रिफैक्टर रिफैक्टर हमने किया, तो हमारे पास आ गया इनकैप्सुलेट फील्ड्स, और इसमें उसने बता दिया कि आपने गेटर सेटर करने हैं क्या, मैंने कहा सेलेक्ट ऑल करो और इनको रिफैक्टर। अब इसमें क्या किया है उसने, गेटर सेटर हर एक ऑब्जेक्ट पे के खुद ब खुद डिजाइन करके मुझे दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब गेटर सेटर के अंदर अगर हम सिंपली इसमें इसमें दूसरा इसने काम किया कि इसको प्राइवेट कर दिया ताकि इस क्लास से बाहर इसको कोई भी एक्सेस ना कर सके, लेकिन इसके मेथड्स को इसने पब्लिक कर दिया।
ताकि डायरेक्ट कोई भी बंदा प्रॉपर्टीज को छेड़ ही ना सके इस क्लास से बाहर। ठीक है, इस क्लास को बाहर कैसे कॉल करवाना है वो भी हम कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये क्लास के बाहर जी ठीक है। अच्छा, अभी हम इन मेथड्स को खत्म करते हैं और यहाँ पर मेन मेथड में जाकर अभी हम कुछ काम करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गया हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हमने सिस्टम डॉट, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट डॉट किया। तो उसने कहा कि आप इन दो मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट के, यानी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की वैल्यू है वो पूरी की पूरी क्लास के अंदर स्टैटिक रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई और कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट होते क्या। ऑब्जेक्ट जो क्लास, अभी जो ये जो क्लास है ये एक तरह का एक टेम्पलेट है। ठीक है, एक एम्प्टी टेम्पलेट है जिसको हम किसी भी खाके के अंदर भर सकते हैं, जिसमें कोई भी पेंट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी डाटा इनपुट कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्लास लेते हैं और मैंने कहा स्टूडेंट का नेम है आमर मंसूर और यहाँ पर मैंने दिया न्यू। न्यू का मतलब ये है कि ये हमारा न्यू एक स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने किया सेट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, मैंने इसे 100 डिफाइन कर दी और यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके मैंने एक नया मेथड लिया डॉट सेट स्टूडेंट नेम आमर मंजूर। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट 1 हो गया। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने आके हसन ले लिया। अब ये टेम्पलेट था स्टूडेंट के नेम का, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आमर मंजूर के नाम पर। तो ये क्या हुआ, ये टेम्पलेट इसने इसमें स्टोर किया और इसके रेलेवेंट जितना भी डाटा था वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब इस क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सारी सारी इस ऑब्जेक्ट में आ गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अब जो है एक एक क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। जो जो मेथड, जो जो वर्किंग इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, जो जो फीचर इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, वो सारे के सारे ये मेथड ऑब्जेक्ट जो है ये कॉल करवा सकता है। नीचे आए, हमने वही क्लास ली, क्लास वही है, एक नया स्टूडेंट एक नया ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर उसका डाटा स्टोर कर दिया। अब कोई भी काम जो मैं आमर मंजूर वाले ऑब्जेक्ट पे करूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अली हसन वाले ऑब्जेक्ट से। अच्छा, अभी हम यहाँ पर जाते हैं और सबसे लास्ट पे जाकर अभी हम यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हमने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है दिस डॉट। दिस करेंगे तो इस क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, अच्छा ये क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे वो सारे के सारे पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया कि हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, गेट स्टूडेंट आईडी प्लस और गेट स्टूडेंट, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो दोनों का डाटा उसने डिफरेंट दिखाया, चाहे क्लास का नेम एक जैसा ही था लेकिन उसने उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने की बेस पे दोनों के लिए डिफरेंट ट्रीट किया, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किए थे वो सारे के सारे नॉन स्टैटिक थे। अब इसके स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे बिहेवियर देखते हैं कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो हमारा क्लास है वो किस तरह बिहेव करती है। लेट्स सपोज अभी हम जाते हैं आमर मंजूर पे। ठीक है,
या आमर मंजूर पे नहीं भी जाते, क्योंकि जो हमारा, अगर हम इस क्लास पे जाएंगे ना, स्टूडेंट वाली डॉट डालूंगा तो ये कोई भी इन दो ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों स्टैटिक है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर आप ये समझिए एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बन जाए उसकी वैल्यू वही रहती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करे। यानी लेट्स सपोज मैं अली हसन से अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करता हूँ, या आमर मंजूर से सेट करता हूँ, या क्लास के नाम से सेट करता हूँ, जो मर्जी कर दूं वो फर्दर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर सेट स्कूल नेम किया, तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोग्राम में स्कूल, और अब यहाँ पर मैं गया हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसी वेरिएबल के थ्रू इसको गेट करवाया, डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास स्कूल नेम क्या है, प्रोग्राम स्कूल। अच्छा, मैंने आमर मंजूर वाला ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पर जाकर मैंने किया सेट क्लास नेम, मैंने इसे कर दिया नहीं, ये जावा क्लास है। ठीक है, मैंने इसे अब एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, प्रोग्रामिंग नेम जो आपकी क्लास में सेट है। अच्छा अच्छा, अभी हम गए इस ऑब्जेक्ट पे और तो स्टूडेंट क्लास नेम भी तो स्कूल नेम नहीं है, तो स्कूल नेम नहीं है कहाँ पे है, नहीं ये क्लास नेम हमने कर दिया। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल में स्कूल नेम शो नहीं करवाता ना, क्लास नेम का मेथड लिया हमने ये वाला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसी वेरिएबल को ले लेते हैं आपके इन नेम्स के साथ। लेट्स सपोज जिस तरह हमने अभी देखा है कि अगर मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ सेट की है तो वो फिर भी डाटा अब उसके इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट लेके आया, अगर मैंने इस सब्जेक्ट में कोई चीज़ सेट की है तो वो फिर भी उसके रेलिवेंट लेके आया। लेकिन अभी मैंने क्लास लेवल पे एक चीज़ सेट कर दी है तो उसका डाटा कैसे आएगा। लेट्स सपोज मैं इसी जो है हमारा स्टूडेंट नेम के साथ कंकैटिनेट करवा देता हूँ मेरे इसी नेम को। स्टॉप, ठीक है, मैंने कहा उस क्लास के अंदर जो भी नाम है ना पड़ा हुआ वो यहाँ पर मेथड में एक्सेस करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अब रन किया तो क्या किया उसने, आमर मंजूर वाला ऑब्जेक्ट चला तो भी नाम वही है, अगर अली हसन वाला ऑब्जेक्ट चला तो भी नाम वही है, और अगर मैंने सेपरेटली उसको एक्सेस किया तो भी नाम वही है। लेकिन लेट्स सपोज के अगर मैं इसी नाम को अपडेट करवा देता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ये मैं गेट करवा रहा हूँ, गेट करवाने से पहले इन्हीं नाम्स को मैं सेट करवा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब स्टूडेंट नेम सेट करो ना तो वही सेम नेम आप रखवा दो स्कूल का। ठीक है, अब क्या है, जो मैंने क्लास का नाम यहाँ से मैं खत्म कर, जो भी नाम मैं स्टूडेंट का सेट कर रहा हूँ वही स्कूल का नाम सेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर मैंने ये किया है तो वो दोनों के केसेस में क्या लेके आया, क्योंकि लास्ट टाइम कौन सा चला, ये उसने उसको फौरन। ठीक है,
तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका स्टैटिक मेथड के अंदर या स्टैटिक आपके ऑब्जेक्ट के अंदर और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वाइड की एग्जांपल पढ़ ली है कि इंटीजर का मतलब ये है कि मैं कोई वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन है, और वाइड का मकसद ये है मैं कुछ सेट कर रहा हूँ लेकिन मैं कोई भी रिजल्ट रिटर्न बैक नहीं ले रहा, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी जो दो तीन चीज़ों में, अभी हमारी ये दो चीज़ें हो गई हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का क्या डिफरेंस था, प्रोसीजर फंक्शन का क्या फ़र्क है, ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या फ़र्क है। ये हमारी क्लास है और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हम उसका डिक्लेयर करके उस पर जो वर्किंग करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी क्लास में होते हैं। वो हमारी क्लास प्राइवेट होती है तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। अभी हाँ, अभी हम उसे करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो पब्लिक मेथड है ना गेट स्टूडेंट आईडी का, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको प्राइवेट किया तो उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया, उसने कहा कि आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता तो उसने एक्सेस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लासेस सेम पैकेज के अंदर पड़ती हैं। अगर हम अलग से एक क्लास बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं एक अलग पैकेज बनाता हूँ और पैकेज का नेम मैंने रखा है स्कूल, ठीक है। इस क्लास को मैंने लिया और इस क्लास को मैंने यहाँ माइग्रेट कर दिया, ठीक है। ये क्लास मेरी उधर माइग्रेट स्कूल के नाम, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड था, अभी हम जाएंगे तो ये फिर एक्सेसिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका फोल्डर ही चेंज हो गया। अगर हम इसके फिजिकल पाथ पे जाएंगे तो फिजिकल पाथ में सोर्स के फोल्डर पे जाओगे तो दो फोल्डर पड़े होंगे, स्कूल का फोल्डर है और एक ऑब्जेक्ट क्लास का फोल्डर है। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर पब्लिक हो तो कर सकते। लेट्स सपोज अभी हम इसको पब्लिक कर देते हैं, तो जैसे ही पब्लिक करके आप सेव करोगे तो ये आपको टर्न कर लेना। और प्राइवेट का मतलब ये है कि चाहे सेम फोल्डर में भी पड़े हुए हैं, क्योंकि क्लास एक नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज आपकी जो एक छोटी सी एक असाइनमेंट है वो ये है कि आप इसकी खुद प्रैक्टिस करोगे। इतना कोड मैं गिट पे अपलोड कर दूंगा और गिट का यूआरएल आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसी यूआरएल को अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, मुझसे गिट का एक्सेस लोगे और उसमें वर्किंग करके आप उसको वापस गिट पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। और अभी अगर किसी का, जो हमारे साथ कामरान है, हंजला है, अरसलान है, महबूब है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, डाटा टाइप मिसिंग का एक क्वेश्चन था हंजला का। जिस तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, इसी तरह इसमें भी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जो आपकी करैक्टर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारी कोई भी नंबर वैल्यू है उसके लिए हम इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, वो अवेलेबल है। तो वो बहुत सी माइनर सी चीज़ें हैं, वो आप खुद भी अगर गो थ्रू करोगे चीज़ों को तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इनकी डाटा टाइप किस टाइप की होती है, ठीक है। और दूसरी जो जावा के अंदर एक चीज़ होती है वो ये होती है कि इट सेल्फ जो एक क्लास होती है वो भी आपकी एज ए डाटा टाइप वर्क कर सकती है, ठीक है। आपकी जो क्लास होती है वो भी एज ए डाटा टाइप इन और आउट आप उसे प्रोसीड करवा सकते हो, या किसी भी आप बेसिकली ये हमने डाटा टाइप ही कंसिडर की है इस ऑब्जेक्ट की। हमने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डाटा टाइप ये वाला स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसमें स्टोर होगी, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन क्लोज करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं सेव करवा देता हूँ जी।